आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम सुर्खियों के साथ। दिल्ली में 100% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। कपूरथला लिंचिंग केस में गुरुद्वारे का डायरेक्टर कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार, बेअदबी का नहीं मिला कोई सबूत, पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह का बयान। हरियाणा खाप पंचायत का बड़ा बयान, मां बाप की इजाजत से 18 बरस में ही हो शादी, मरकजी हुकूमत के 18 बरस से 21 बरस की उम्र में शादी वाले बिल के खिलाफ खाप पंचायत का फैसला। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने जा रही है तब्दीली, 125 निजी अस्पताल बंद कर देंगे कैशलेस की सहूलियत, 15 जनवरी 2022 से 80% मरीजों पर होगा इसका असर। हिंदुस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को कहा खैराबाद, हरभजन के नाम टेस्ट क्रिकेट में है 417 विकेट। खबरें तफसील से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के दरमियान दिल्ली ने अपने तमाम 100% अहल लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। केजरीवाल ने इस हुसूलियाबी के लिए इस मुहिम से जुड़े तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एहतियाती तदाबीरें करनी शुरू कर दी है। रियासती हुकूमत ने 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना ज़ाब्ते के तहत शादी की तकरीब में 200 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 350 से जायद मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात मुअख्खर करने की अपील की। अदालत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की। जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव की कयादत वाली बेंच ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो सियासी जमातों को रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियां मंजम न करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शेखर यादव ने इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीने के लिए मौखर कर दी जाए, क्योंकि जान है तो जहां है। इस अपील के साथ अदालत ने टीकाकारी मुहिम की सताइश भी की। यादव हैं, वो गैंगस्टर केस में अंदर थे और ये ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव जी के यहाँ केस लगा हुआ था। तो इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी और ग्रांट करने के बाद एक कोविड-19 की अपनी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने डाली कि बेसिकली इतनी भीड़ भाड़ है और केस को देखते हुए कोविड के और जो अब न्यू वेरिएंट आ गया है उसको देखते हुए और जितने लोगों ने परेशानी झेली है लास्ट ईयर या अभी इस साल जो सेकेंड वेव आई थी, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है कि भाई ये इस तरह की जो भीड़ उमड़ के आ रही है, थोड़ा सा भीड़ जो है इसको कंट्रोल करें। कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए तो इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर उन्होंने इसलिए की है कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि किसी को भी असुविधा ना हो कोविड की। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान किस प्रकार से
उसकी रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए, ये न्यायालय की भी जिम्मेदारी है। अब ये बात सही है कि कोविड की समस्या पिछले लगभग 2 वर्षों से पूरे देश की जनता को ग्रसित किए गए हैं और उससे बहुत हानि हुई है, बहुत क्षति हुई है और बहुत लोग इसमें हताहत हुए हैं, मरे हैं, नुकसान हुआ है। जहां तक अब चुनाव कराना या न कराने का प्रश्न है, इसकी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही हो। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के पेश नजर हुकूमत ने रोको टोको मुहिम के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया। रियासत में कल रात से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज किया जा चुका है। इसी के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी कोरोना का गहन लग चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत ने नए साल के जश्न जिम, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के साथ कोचिंग में भी दोनों डोज लगवाने वालों को ही दाखिला देने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि माह नवंबर में एमपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 69 तक पहुंच गई थी। वहीं अब माह दिसंबर में यौमिया तौर पर कोरोना के 10 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर है। हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत तेजी से लग रहा है। कुछ मामलों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगा, तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करें, जो भी उसमें सम्मिलित हो, उनके दोनों डोज वैक्सीन के जरूर लगे हों। ये सुनिश्चित किया है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब हम बहुत तेजी से रोको टोको अभियान शुरू करेंगे, खासकर मास्क को लेकर, और सभी जिलों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां का स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और 5 रियासतों में चुनाव को लेकर सियासी रैलियों पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल करके इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करने की अपील की है। साथ ही डिजिटल रैली से मुतालिक हुक्म जारी करने का मुतालबा भी किया। कोरोना की वैक्सीन लगवाई और मिल गया आईफोन। जी हां, अहमदाबाद के किशन को वैक्सीन लगवाने पर कॉरपोरेशन की तरफ से आईफोन तोहफे में मिल गया। आपकी तरह पहले किशन को भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन किशन को उस वक्त बेइंतहा खुशी मिली जब कॉरपोरेशन की टीम ने उसके घर जाकर उसे आईफोन दिया। वाज़ेह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 31 दिसंबर तक 100% कोविड वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। इनमें से एक लकी ड्रॉ है। इसके तहत खुशकिस्मत फातिह को आईफोन तोहफे में दिया जाता है। લાગેલું મને કે આ સ્કીમ ફ્રોડ લાગે છે, તો મને ઘણા બધા લોકોએ કોલ કરા અને કીધું બી કરી કે ભાઈ અમે મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાંથી બોલી આવ્યા,
તોય મને એમ લાગ્યું કે ફ્રોડ છે. પછી આ લોકો મારા ઘરે આવી ગયા 2-3 દિવસ પછી મારા ઘરે આવીને હું અહીં હાજર થયો. પછી મને કીધું કે ભાઈ તમને આઈફોન લાગ્યો છે, તો કે ગુરુવારે આવવું પડશે. પછી ગુરુવારે મેં અહીં આવીને આઈફોન લીધો. કેમ કે આઈફોન તો પછી મને ખબર પડી કે આઈફોન લાગ્યો, પણ તોય છતાં બી મેં બીજો ડોઝ લીધેલો કે વેક્સિન લેવી જરૂરી છે, આપણી માટે છે, આપણે બચાવ માટે આપી છે વેક્સિन. जी, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वैक्सीनेशन के लिए हमने काफ़ी सारी ड्राइव की है. ओल्डर एज ग्रुप के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, जो रिलीजियस बेसिस पे जो भी इंडिविजुअल हैं उनके लिए. तो लास्ट में 100% हमारा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है. इसलिए हमने एक स्कीम रखी थी दिसंबर मंथ में 1 से 7 तक जो भी इंडिविजुअल बेनिफिशियरी सेकंड डोज ले रहा है तो उसका हमने लकी ड्रॉ रखा था और उसकी प्राइस में हमने 60,000 रुपीज का एक मोबाइल फोन रखा था. आज यहाँ पे एक लकी विनर है, बहरामपुरा विस्तार में रहते हैं और वो पर्सनल अपना ड्राइविंग का बिजनेस है उनका, उनको आज ये इनाम मिला है. और आज हमारी जो मेन कमेटी रहती है स्टैंडिंग कमेटी में, उनको आज हमने आईफोन देके उनको पुरस्कारित किया है. अगर आपने किसी सरकारी कंपनी से मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है. 15 जनवरी 2022 से 125 निजी अस्पताल कैशलेस की सहूलियत बंद कर देंगे. एक अंदाजे के मुताबिक 80% मरीजों पर इसका असर पड़ेगा. अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां इसके खिलाफ हैं, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा. बहुत ही भारी मन से आना को ये स्टेप लेना पड़ा है, ये पग उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम अपनी तरफ से सब प्रयास कर चुके हैं कि टीपीएस का जो एक फ्रिक्शन होता है मरीजों के साथ में, आर्बिट्ररी डिडक्शंस होते हैं, हफ्ते के एंड में यानी कि शनिवार और रविवार को वो मिलते नहीं हैं. अस्पताल 365 दिन 24 घंटे चलते हैं. इसके अलावा पेमेंट्स बहुत देर से आते हैं. 5 से 6 साल से कोई रिवीजन नहीं हुआ है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन को आप अगर देखें तो इन चार्जेस को या तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक किया जाए या होलसेल प्राइस से इंडेक्स से लिंक किया जाए. उसकी जगह जो ऑलरेडी चार्जेस हैं उसमें भी वो 40% कम करना चाहते हैं. तो यदि हमें डिस्पोजेबल्स यूज़ करने हैं, हमें क्वालिटी केयर देनी है हमारे मरीज को, जो बीमा धारक हैं इन 4 मेजर कंपनीज के जो कि सरकारी संस्थाएं हैं, हम ये अपेक्षा रखते हैं IRDA से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि वित्त मंत्री के मुख्यालय से, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको ये संवेदनशील पग उठाने चाहिए जो कि बेसिकली सोसाइटी और उनके बीमा धारकों के ज़्यादा हित में है बनिस्बत के कि अस्पतालों के. कोई अस्पताल नहीं चाहता कि हमारे मरीज को तकलीफ हो. हम अपनी तरफ से जो बन सकेगा लोगों को तकलीफ ना हो वो सब करेंगे. पर एक भारी मन से ये चीज आना को करनी पड़ी है कि 15 जनवरी से हम इन 4 मेजर PSUs जो हैं सरकारी संस्थाएं, इनके बीमा धारकों को अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएंगे. हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ शर अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. पूरे मामले की तहकीकात की जारी है. इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पुलिस मुजालिम के ताल्लुक से इजहार ख्याल कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो के हवाले से वजाहत की. उन्होंने ट्वीट किया कि कानपुर में उनके खिताब से ये वीडियो क्लिप बनाई गई है. उन्होंने साफ किया कि वीडियो में धमकी या फसाद के लिए उकसाने वाली बात नहीं कही गई है, बल्कि पुलिस मुजालिम के हवाले से ख्याल का इजहार किया गया है. वो लिखते हैं कि पुलिस के जुल्म को याद रखा जाएगा. क्या ये कोई काबिल एतराज बात है? अनीस, सलमान, आसिफ, कासिम व दीगर जो जुल्म उन पे हुआ है उसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता. असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों से ये पूछा कि रिटायरमेंट के बाद क्या योगी और मोदी उन्हें बचाने आएंगे. उन्होंने लिखा है कि वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं. उनके मुताबिक कुदरत का कानून जुल्म को सजा होकर ही रहती है. ओवैसी के मुताबिक उन्होंने लोगों से मायूसी न होने और पुरउम्मीद रहने की बात की है. उन्होंने पूछा कि क्या तब्दीली की यकीन दहानी कराना जुर्म है. 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो.
मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में एक खिताब के दौरान मुसलमानों पर पुलिस मुजालिम का जिक्र करते हुए खिताब में ये बात कही थी। कानपुर में बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दाढ़ी नोचने का मामला सामने आया था। हरियाणा की खाप पंचायती मरकज के जरिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने से मुत्तफिक नजर नहीं आए। खाप पंचायत की जनत में मीटिंग हुई जिसमें खाप लीडरों ने शिरकत की। खाप लीडरों का मानना है कि वालिदैन की रजामंदी से लड़कियों की शादी 18 साल में करने की इजाजत दी जाए। उनके मुताबिक अदालत में शादी के लिए लड़कियों की उम्र की कम से कम हद 21 साल तय होनी चाहिए। खाप पंचायत के नुमाइंदों ने इस मौके पर यह मुतालबा भी किया कि एक गांव और एक गौतर में शादी पर कानूनी रोक लगाई नहीं जानी चाहिए। आसाम असेंबली ने मवेशी तहफ्फुज तरमीमी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक्ट को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। तरमीमी एक्ट में बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल 8 अजला के अलावा ज़राअत और मवेशियों के मकासद के लिए मवेशियों की बैनुल अजला नकलो हमल की इजाजत दी गई है। ये एक्ट रियासत में ज़बह इस्तेमाल और मवेशियों की नकलो हमल की मंजम करता है। इस कानून का मकसद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की मवेशियों को स्मगलिंग को रोकने के अलावा गैर कानूनी ज़बह को रोकना है। ये कानून मंदिरों या सतरास के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय के ज़बह पर भी पाबंदी लगाता है। तरमीम में यह शक है कि अदालत की इजाजत में मवेशी ले जाने वाले जब्त की गई गाड़ियों और कश्तियों की नीलामी की जाएगी। ख्याल है कि आसाम असेंबली का खुसूसी इजलास अभी चल रहा है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद इस्तकबाल। उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक से कहा जाता है कि ये ज़वाल पजीर है, लेकिन मुहक्किकीन की राय ये है कि वो इससे मुख्तलिफ है। मालेगांव की 100 साला उर्दू सहाफ़त पर तहकीक करने वाले मौलिम और स्कॉलर आसिफ फैजी का कहना है कि उर्दू सहाफ़त का वजूद ख़राब हालत के बावजूद दाइम व कायम रहेगा, क्योंकि उर्दू सहाफ़त की जुड़ी तहजीब व सकाफ़त में पैवस्त है। आसिफ फैजी की जल्द ही एक साथ 5 किताबें मंजर आम पर आई हैं। और इसके ताल्लुक से इनके क्या तासुरात है, आप एक बार ये बताइए कि आपकी जो 5 किताबें आई हैं वो किताबों का मुख्तसर हवाला बता दीजिए और उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरी एक वो पहली किताब है जो मेरा तहकीक का मकाला है PhD के लिए, दबिस्तान सहाफ़त उसका नाम है। उसमें मालेगांव की 100 साल उर्दू सहाफ़त की तारीख़ है। आज तक 100 साल में जितने अखबारात रसायल जारी हुए हैं उनकी हिस्ट्री है, साथ में 100 से ज़ायद सहाफ़ियों का तस्करा है। मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तस्करा है, ऐसे कातिब जो अखबारों में किताबत किया करते थे उनका तस्करा है, उर्दू प्रेस जो उर्दू अखबारात शाया करते थे उनका तस्करा है। और साथ ही साथ उस किताब के आखिर में मालेगांव से शाया होने वाले अखबारात और रसायल के फ्रंट पेज का फ़ोटो मैंने शाया किया ताकि वो दस्तावेजी हैसियत हासिल कर ले। इस तरह उस 440 सफ़ात में मालेगांव की उर्दू सहाफ़त को मैंने समेटा है। तो आपने क्या महसूस किया है कि मतलब मालेगांव एक छोटा सा इलाका है पूरे हिंदुस्तान का जिसकी बहुत बड़ी हैसियत बनती जा रही है सहाफ़त में, तो ये 100 साल सहाफ़त में जो है वो मालेगांव का क्या रोल रहा है सहाफ़त को, उर्दू सहाफ़त को प्रमोट करने में, उर्दू सहाफ़त को बचाने में? मालेगांव एक ऐसा इलाका है जहां पर पहला रिसाला उस वक्त शुरू हुआ जिस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपना अल-हिलाल शुरू कर रहे थे। ठीक 1912 में यहाँ पहला रिसाला शुरू हुआ, उसी वक्त मौलाना आज़ाद ने अल-हिलाल शुरू किया। वहाँ से जो है तो अखबारात का सिलसिला शुरू हुआ। आज तक मालेगांव में 180 से ज़ायद अखबारात शाये हो चुके हैं, 50 से ज़ायद रसायलें निकले हैं, जिसमें से आज 25 अखबारात कम से कम आज भी शुरू हैं, जिसमें 7 रोज़नामे हैं, डेली हैं। इतनी बड़ी तादाद में मेरे ख्याल से मालेगांव में जो अखबारात जारी हैं, आज भी शायद हिंदुस्तान में किसी एक छोटे इलाके से इतने अखबारात शायद ही निकलते हों कहीं से। तो आपको क्या लगता है, अपनी तहकीक के हवाले से बताइए, क्या उर्दू सहाफ़त जो है मालेगांव में जिस तरह से तरक्की पजीर है, तो क्या हिंदुस्तान भर में भी जो है वो उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल आप किस तरह देखते हैं? उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब तक उर्दू वाले ज़िंदा हैं उर्दू सहाफ़त ज़िंदा रहेगी। उर्दू के मानने वाले, उर्दू के चाहने वाले, ये जब तक ज़िंदा हैं उर्दू सहाफ़त इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी। क्योंकि जो तहकीक में बातें सामने आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आज होने के बाद भी इतने अखबारात का निकलना कोई मामूली बात नहीं है। आज आसिफ फैजी जो है मालेगांव के मारूफ मुहक्किक हैं, इन्होंने कई किताबें तहरीर की हैं, इनमें कई नज़रियात को जो है वो तोड़ा है। तो ये कहते हैं कि उर्दू सहाफ़त जो है रूब ज़वाल है, और इन्होंने जो है मालेगांव की मिसाल पेश करके ये वाज़े कर दिया कि उर्दू सहाफ़त जो है वो आगे तक जारी रहेगी और उसके पढ़ने लिखने वाले और उसके जानने समझने वालों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, मालेगांव। पंजाब के किसानों को इलेक्शन के पहले बड़ा तोहफा सीएम चरणजीत सिंह ने दिया है। सीएम ने 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा है कि 10 से 15 दिनों के अंदर किसानों के खाते में ये रकम जमा कर दी जाएगी। किसान ते जिहड़ा कर्जा है उस दा बोझ किसान झल्लण तो असमर्थ होया होया, इस तरीके दे हालात बने हुए है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ किसान ज़्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक तो कर्जा लेंदे हैं, वो भी ये रह गया सी। उहदे 2 एकड़ 5 एकड़ तक दे 2 लाख तक दे कर्जे जिहड़े वो माफ नहीं सी होए।
ਸੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।